मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मार्च का ये महीना वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की ताकत यहाँ के कोटि कोटि लोगों में निहित है। आज मन की बात में एक ऐसे प्रयास के बारे में बताना चाहता हूं जो देशवासियों की जन भागीदारी की भावना को दर्शाता है। ये प्रयास है ज्ञान भारतम सर्वे, जिसका संबंध हमारी महान संस्कृति और समृद्ध विरासत से है। इसका उद्देश्य देश भर में मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम ज्ञान भारतम ऐप है। आपके पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है या उसके बारे में जानकारी है, तो उसकी फोटो ज्ञान भारतम ऐप पर जरूर साझा करें। हर एंट्री से जुड़ी जानकारी को दर्ज करने से पहले उसकी पुष्टि भी की जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि लोगों ने शेयर की है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के चा नंती सिंह लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की है। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है।
राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की हैं। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ये सर्वे जून के मध्य तक जारी रहने वाला है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी संस्कृति से जुड़े पहलुओं को सामने लाएं और शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को अलग अलग पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ रहा है। हाल ही में माय भारत द्वारा बजट क्वेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। इनसे पता चलता है कि मेरे युवा साथी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितना तत्पर है। तेलंगाना के सूर्यापेट से कोटला रघुवीर रेड्डी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सौरभ बैसवार और बिहार के गोपालगंज से सुमित कुमार ने किसान कल्याण से जुड़े टॉपिक पर लिखा है। पंजाब के मोहाली से आंचल और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से ओम प्रकाश रथ ने वुमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के तरीकों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। हरियाणा के यमुनानगर से प्रथम बरार ने लिखा है कि ग्रीन और क्लीन भारत ही समृद्ध भारत का मार्ग है। इससे उनकी गहरी सोच का पता चलता है। दिल्ली के शंख गुप्ता का सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए और अधिक प्रयास होने चाहिए। हमारे युवा साथियों ने स्किल डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी अपने विचार साझा किए हैं। मैं उन सभी युवाओं की सराहना करता हूं जो अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। ये विचार देश को आगे ले जाने में बहुत अहम है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर के क्रिकेट फैंस के लिए यह महीना जोश और उत्साह से भर देने वाला रहा है। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटका के हुबली में एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले को जीतकर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। सबसे खुशी की बात है कि करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। यह अभूतपूर्व सफलता खिलाड़ियों के कई वर्षों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। टीम के कप्तान पारस डोगरा ने अद्भुत कौशल दिखाया। अपने नेतृत्व से इस जीत में उन्होंने अहम योगदान दिया। आज देश में कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं। इस जीत से टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत रोमांचित हैं। क्रिकेट के मैदान में इस शानदार प्रदर्शन के बाद वहां के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। आने वाले समय में यह कई युवाओं को स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है। मुझे खुशी है कि अब
यह बड़े खेल आयोजनों का हब भी बनता जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलेगा वो खिलेगा। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि हमारे देश के युवा अब उन खेलों को भी खूब अपना रहे हैं जो पहले उतने लोकप्रिय नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। वे 1 घंटे से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। स्क्वॉश खिलाड़ी बेटी अनाहत सिंह ने स्क्वॉश ऑन फायर ओपन का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता हासिल की। इसके साथ ही वे पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई महिला खिलाड़ी बन गई है। मुझे अस्मिता एथलेटिक्स लीग की जानकारी भी मिली है। इसमें 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कई स्पोर्टिंग इवेंट्स का शानदार आयोजन किया गया। लीग में करीब 2 लाख बेटियों ने भागीदारी की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारी शक्ति देश में हो रहे इस स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उतनी ही ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करते जाते हैं। लोग भी सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। मुझे बेंगलुरु में शिक्षा से जुड़े एक यूनिक प्रयास के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। इससे स्टूडेंट्स को रिसर्च का बहुत अच्छा अनुभव हासिल होता है। साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि वे साइंस पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इससे डर भी लगता है। इस दिशा में प्रयोग की टीम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यह पहल
स्टूडेंट्स को साइंस के साथ जुड़ने और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का मौका देती है। जब हम किसी चीज को खुद करके देखते हैं तो जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। कौन जानता है कि मेरे युवा साथियों में ही कोई आने वाले समय का बेहतरीन साइंटिस्ट हो। साथियों, शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने का एक प्रयास नागा समुदाय भी कर रहा है। इस समुदाय के लोग अपनी आदिवासी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। वो इस पर गर्व तो करते ही हैं, साथ ही अपनी अप्रोच को आधुनिक भी रखते हैं। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरुंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। इसमें समुदाय के बुजुर्ग उन्हें कहानियां, लोकगीत और पारंपरिक खेलों के साथ लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। इस तरह हमारा नागालैंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए बच्चों की शिक्षा को आगे ले जा रहा है। आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयासों के बारे में पता चले तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। यानी ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि अब जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। आज मैं आपसे कुछ प्रेरक उदाहरण भी साझा करना चाहता हूँ। ये उदाहरण बताते हैं कि जन भागीदारी से जल संरक्षण का काम कितना व्यापक हो जाता है। साथियों, त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वागमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गर्मियों के दिनों में गांव के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते थे। आखिरकार गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। साथियों, इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली आइडिया पर काम किया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोख्ता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुदिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। साथ ही प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियां बहुत कम हो गई हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत के एक मजबूत नींव भी है। वे सुबह होने से पहले समंदर की लहरों से जूझते हुए अपने परिवार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जुट जाते हैं। ऐसे मेहनतकश मछुआरों का जीवन आज कई तरह से आसान बनाया जा रहा है। चाहे बंदरगाहों का विकास हो या मछुआरों के लिए बीमा, ऐसी कई पहल उनके बहुत काम आ रही है। हम जानते हैं कि समंदर में उनकी गतिविधियों को मौसम का रुख बहुत प्रभावित करता है। इसे देखते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे प्रयासों से हमारा फिशरीज सेक्टर न केवल समृद्ध हो रहा है, बल्कि कुछ नया करने का जज्बा भी भर रहा है। आज फिशरीज और सीवीड के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और हमारे मछुआरे भाई बहन आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान जी एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की और मदद करना चाहती थी। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिजर्वायर में फिश फार्मिंग शुरू की। शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे। मौसम में होने वाले बदलाव, मछलियों के खाने का प्रबंध और घर की जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाने में जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन उनका हौसला अडिग था। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। आज उनकी सफलता समुदाय की महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। साथियों, लक्षद्वीप में मिनिकॉय की हावा गुलजार जी की कहानी हमारी माताओं बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति को सामने लाती है। दरअसल वे एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट चलाती थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज हो तो वे और बेहतर कर सकती है। इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने का फैसला किया। आज यही उनकी ताकत बन चुका है। अब वे बेहतर प्लानिंग के साथ कारोबार कर पा रही है। साथियों, देश में आज हर तरफ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो प्रेरित करने वाले हैं। बेलगावी के शिवलिंग सतप्पा हुद्दार ने पारंपरिक खेती से अलग रास्ता चुना। इसके लिए उन्होंने एक पॉन्ड फार्म बनाया। इस कारोबार के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी मिली। अब अपने पॉन्ड से मछलियों की बिक्री कर वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं सीवीड की मांग को देखते हुए कई लोगों ने सीवीड कल्टीवेशन को भी अपनाया है। इसका उन्हें बड़ा लाभ भी हो रहा है। मैं एक बार फिर फिशरीज सेक्टर से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। हमारी इकोनॉमी को सशक्त बनाने के लिए उनका प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब समाज खुद आगे आता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की नींव बन जाते हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो हमें यही सिखाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेरक प्रयास देखने को मिला। वहां एक ही घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाए गए और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस प्रयास की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हजारों लोग एक साथ जुड़े। छात्र, जवान, स्वयंसेवी संगठन, अलग अलग संस्थाएं, सबने मिलकर इस काम को संभव बनाया। जन भागीदारी का यही स्वरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान भी दिखता है। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। साथियों, नागालैंड के चिजामी गांव से भी एक बहुत प्रेरक प्रयास सामने आया है। चिजामी गांव की महिलाएं मिलकर
150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख रही है। इन बीजों को एक कम्युनिटी सीड बैंक में संरक्षित किया जा रहा है, जिसे गांव की महिलाएं ही चलाती हैं। इनमें चावल, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां शामिल है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। साथियों, आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे प्रयास हमें यह बताते हैं कि समाधान हमेशा कहीं दूर नहीं होता। कई बार हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयास ही हमें सबसे मजबूत रास्ता दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आप देश के किसी छोटे बड़े शहर में जाएंगे तो एक बदलाव आप जरूर नोटिस करेंगे। आपको बड़ी संख्या में घरों की छत पर सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे। कुछ साल पहले तक ये इक्का दुक्का घरों पर ही दिखता था, लेकिन आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है। साथियों, मेरठ के अरुण कुमार भी अब अपने इलाके में ऊर्जादाता बन गए हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अरुण कुमार ने हिस्सा लिया था और अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि वो न केवल बिजली बिल की बचत कर रहे हैं, बल्कि अपनी अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं। साथियों, जयपुर के मुरलीधर जी की सफलता भी कुछ ऐसी ही है। पहले उनकी खेती डीजल पंप पर निर्भर थी, जिसमें हर साल हजारों रुपए खर्च होते थे। जब उन्होंने सोलर पंप अपनाया तो उनकी खेती का तरीका ही बदल गया। अब उन्हें ईंधन की चिंता नहीं रहती, सिंचाई समय पर होती है और उनकी सालाना आय भी बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनका परिवार साफ ऊर्जा के साथ बेहतर जीवन जी रहा है। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिल रहा है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है। वहां बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ पा रहे हैं, लोग मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। साथियों, देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे हर महीने देश के अलग अलग हिस्सों से ढेरों संदेश मिलते हैं। इन संदेशों से ये भी पता चलता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग कितने चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। जब मैं आपके सुझाव पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबका एक साझा संवाद बन गया है। आपके विचार, आपके अनुभव इस कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। आप अपने आसपास की प्रेरक गाथाएं यूं ही साझा करते रहिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और के जीवन में
बड़ा बदलाव ले आए, किसी को आगे बढ़ने का नया हौसला दे दे। यही तो रेडियो की असली ताकत है। ये देश के अलग अलग कोने में बैठे लोगों का एक विचार, एक भावना और एक उद्देश्य से जोड़ देता है। अगले महीने फिर मिलेंगे, कुछ नए प्रेरक व्यक्तित्वों के साथ, कुछ ऐसे प्रयासों के साथ जो हमें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।